जो समाज में बुराइयों के खिलाफ बहुत अच्छा इन्होंने अभियान चलाया हुआ है, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। और आपके इस क्षेत्र के बहुत ही सुरीले अच्छे गायक छोटे भाई लाडले सुमित काजला जी, सम्मानित मंच और यहां इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। आसन से महेंद्र मास्टर जी हैं, जिसका समाज में बहुत ही अच्छा, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का मौका भाई सुरेंद्र ने आपके रूबरू कराने का, और सारे सरपंचा के प्रधान एक आध अगर नाम रह गया हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई। सभी साथियों को मैं आपसे दो एक बात करना चाहता हूं, शायद आपके दिमाग में कोई सवाल होगा कि मैम का विधायक बलराज कुंडू महाराज है, जुलाना हल्के अगर हमारा विधायक के काम में क्या करना है। तो मैं आपसे दो एक बातें पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि मैम का विधायक बलराज कुंडू, मैं नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूं, सामान्य किसान फैमिली से, गांव में पैदा हुआ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, खेत का हर काम किया है, हल तो जोड़ नहीं रखा, बाकी सब काम। स्कूल में जाया करते तो तड़के मास्या ने भी नवा लिया, फिर जोड़ में गोता मार कर फिर आगे घुटते पैर के स्कूल में चले जाए, यानी उस पृष्ठभूमि से हूं। फिर कॉलेज में गया तो पूरा खेत का तड़के 4-4 भरोटे लाके जब कॉलेज में जाते थे, 3-3 फुट पानी के अंदर भरोटे ढो रखे हैं, यानी हर वो तकलीफ और वो दर्द, और उसको जानता हूं जो एक किसान के घर में होती है, एक किसान उसको झेलता है। 12वीं करने के बाद मैं पुलिस में भर्ती होने के लिए सुबह 4 बजे उठ के घड़िए रेस नहर पर ला रखे, पुलिस में सिपाही भर्ती होने के, डीएसपी नहीं। और एक सपना था पुलिस में भर्ती होंगे, हम भी उस तो ऊपर सपने लेने नहीं आया करते, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से छोटा मोटा काम शुरू किया, पुराना ट्रक लेके रात को उस ट्रक को खुद चलाता था, और ईमानदारी से मेहनत करने के बाद परमात्मा ने कृपा बरसी, और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद जब बिजनेस किया तो देखा किस प्रकार से ये राजनीतिक लोग ये लूट कर अपने घर भरते हैं, और हमारे ग्रामीण अंचल का जिनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं उनके लिए कुछ नहीं करते। और इन्होंने हजारों करोड़ की संपत्तियां इकट्ठी करके अपनी औलाद को जो है ना विदेशों में पढ़ाकर इस समाज को और प्रदेश को लूटने का काम कर। मेरे खानदान में तो किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की सोची भी नहीं थी, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। मैंने इस राजनीति में आने का निर्णय लिया, और मेरे पिताजी फौजी थे, और वो पॉलिटिशियनों से बहुत चिढ़ते हैं, उनको झूठा बताते हैं, बेईमान बताते हैं। तो मैंने उनके आगे जिक्र किया, पिताजी मैं राजनीति में आना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे गालियां दी, घड़ी फूल, तेरा दिमाग खराब हो गया, 2 पैसे कमा लिए तो उन पैसों को खराब करने के लिए राजनीति की। काफी मेरे को उन्होंने धमकाया, बुरा भला कहा मेरे को, लेकिन मेरे मन में एक तीस थी, एक जज्बा, एक कुछ करने को थे। तो मैंने उनको समझाया, मैं कहा मैं आपका बेटा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं इस राजनीति में एक नया अध्याय लिखने का काम करूं। उनसे परमिशन लेके मैं राजनीति में उतर गया, और मैंने वोट नहीं बनाई, मैंने वहां दिलों में जगह बनाई, बेटा और भाई बनकर। मेरा तो गांव भी नहीं है महम के अंदर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा गांव तो कलानौर में पड़ता है, और कलानौर रिजर्व हल्का। तो मैंने महम से लोगों के बीच में जाकर उनको समझाया, उनकी सेवा करके उनके दिलों में भाई
भाई और बेटा बनकर। तो उन्होंने पहले मुझे चुनाव लड़ाया जिला परिषद का, पार्षद का, और पार्षद में मुझे 27,000 वोट पोल हुई थी, उन्होंने 17,000 वोट मुझे दी। 10,000 वोटों से हरियाणा में मुझे जिताने का काम किया, एक नया अध्याय। फिर मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना तो मैंने हरियाणा के अंदर जिला परिषद को जिला परिषद बनाने का काम किया। पूरा हरियाणा गवाह है। अब उस जिला परिषद में मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं चलने दी, और इस जिला परिषद का मुकाम ऐसा बनाया, उसके बाद से लोग जिला परिषद को जानने लगे कि जिला परिषद किसको कहते हैं। फिर उस महम के लोगों ने, मुझे चुनाव आया तो मैं पहले बीजेपी की टिकट मांग रहा था, लेकिन मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है कि मुझे बचा लिया, और वह टिकट ना देके लोगों ने अपनी टिकट देकर मुझे अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया। और लेकिन मेरे अंदर एक टीस थी, क्योंकि जिस टाइम ये टिकट बंट रही थी, टिकट चुनाव से पहले, एक वाकया है जो आपको बताना चाहता हूं। सबको, जितने टिकटार्थी थे, सबको खट्टर साहब ने कह दिया कि अपनी ताकत दिखाओ, और सबको एक एक जगह दे दी, तू फलाने गांव में अपनी ताकत दिखाइए, तू फलाने गांव में दिखाइए। सारे टिकटार्थी अपनी पावर न लेके, मनसा न लेकर रोड पर उसके स्वागत में खड़े थे खट्टर साहब के। मेरे बाटा आया सीसर गांव। भिवानी से जब महम रोड पे आते हैं तो महम का पहला गांव आता है सीसर। उस सीसर गांव में रोड के ऊपर मैंने टेंट लगा रखा, बट वो बढ़िया अच्छा स्टेज बना रखा, बहुत दमदार, और लगभग 30,000 की संख्या में मेरी बहन, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग युवा साथी। हरियाणा में सबसे बड़ा जो जमावड़ा था वो मेरा था। 30,000 के करीब लोग उस स्कूल के ग्राउंड में रोड के ऊपर खट्टर साहब के स्वागत के लिए खड़े थे। और खट्टर साहब आए वहां पे, वो रथ में चलते थे, बड़ी बस बना रखी थी। वो आए, उसमें बस रुकी, वो ऊपर छत पर लिकड़ गए, हाथ हिलाया, लोग चिल्ला रहे हैं, मेरी माताएं चिल्ला रही हैं कि खट्टर साहब ये रथ नीचे आ जाओ और हमारा छोरे ने आशीर्वाद दे दो, अराड़ा आण की जरूरत को नहीं, एमएलए बनाकर तेरी झोली में डालता है। लेकिन वो खट्टर साहब वो लोगों से डरते हैं, उनको तो गुलाम चाहिए। तो उन्होंने नीचे नहीं उतरे उस बस से, और वहां से चले गए। और वहां जब महम में गई, महम में चबूतरा है, महम 24 का चबूतरा ऐतिहासिक हमारी शान है। वो चबूतरे में जाकर वो मेरा मामा शमशेर खरखड़ा पूरा अपनी ताकत दिखाए खड़ा था। उसके पास 1000 आदमी थे, 1000 आदमी लेकर वहां स्वागत के लिए खड़ा था। तो खट्टर साहब उस 1000 आदमियों में उतरे, वहां भाषण भी दिया, उसका चाय भी पी, पूरा उसने आशीर्वाद देकर गए, बाद में टिकट भी उसी को दी। तो मेरे को लोगों ने अपनी टिकट देकर एमएलए बना दिया। लेकिन मेरे मन में एक दर्द था, एक टीस थी इस बात को लेकर कि खट्टर साहब ने, मैं 30,000 आदमियों को लेकर बैठा हुआ था, और वो मेरा मामा 1000 आदमी लेकर बैठा था। टिकट मेरे को ना देकर उसको क्यों दे? मैंने विधानसभा का वहां जाके पहली बार विधानसभा देखी, उससे पहले कभी विधानसभा नहीं देखी थी। मैं एमएलए बनकर मैं उस विधानसभा में, और उस विधानसभा में जो कार्रवाई मैंने 2-4 विधानसभा के सत्र देखे, तब मुझे पता लगा कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिली। उस विधानसभा में मैंने देखा, उस विधानसभा के सत्र में चर्चा होती है। किस लिए होता है विधानसभा सत्र? विधानसभा सत्र इसलिए बुलाए जाते हैं कि उसमें लोगों के समस्याओं का निवारण करके अच्छे अच्छे बिल बनाए जाते हैं। किसान को खुशहाल कैसे किया जाए, उसके बिल बनाने के लिए विधानसभा बुलाई जाती है। युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, उसके लिए विधानसभा सत्र बुलाए जाते हैं। प्रदेश के अंदर महंगाई, लूट, भ्रष्टाचार फैली हो, उसके ऊपर अंकुश कैसा कराया जाए, उसके लिए विधानसभा सत्र बुलाए जाते हैं। और प्रदेश के हालात कैसे सुधारे जाए, उसके लिए विधानसभा सत्र बुलाए जाते हैं। उस विधानसभा में प्रदेश के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश की मेरी बहन बेटियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनके लिए अच्छे स्कूल कैसे हों, प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे अस्पताल कैसे हों,
उसके लिए कानून और नीतियां बनाने के लिए विधानसभा से सत्र बुलाए जाते हैं। लेकिन वहां मैंने देखा तो इन पार्टियों के गुलाम जिनको ये टिकट देख के भेजती है उस विधानसभा में, और वो पार्टी के दम पर अपने नेताओं के नाम पर वोट लेकर आप उसको बैठो बहन जी थोड़ी देर और बैठो, सारी भी बात करूंगा, बैठ जाओ, सुनने की बात है, आपके काम की बात है जो मैं बताने लग रहा हूं। वो उस विधानसभा में बैठे मिले गूंगे गुलाम वहां पे बैठे। मैंने महसूस किया कि जितने बैठे हुए हैं सारे गुलाम है अपने नेताओं के। ये लोग सिर्फ अपने नेताओं का, अपने पार्टी के नेताओं का जयकारा लगाने वाले हैं, जिंदाबाद कहने वाले हैं, उनको भगवान उनकी आरती उतारने वाले हैं। ये जिन लोगों ने वोट देकर इनको इस विधानसभा में भेजा है उनके लिए एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है उनके। तब मुझे महसूस हुआ कि बलराज सिंह तेरे को टिकट तो इसलिए नहीं दी कि तू तो आता, अगर उस टिकट पे तो इनके खिलाफ बोलता इस विधानसभा में। इनको तो गुलाम और पंगु चाटुकार लोग चाहिए। तब मैंने भगवान का धन्यवाद किया वो बात महसूस करने के बाद कि परमात्मा आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं भी पाप का भागीदार बन जाता। उसके बाद मैंने निर्णय लिया, आपने देखा होगा इस 3 महीने के बाद ही हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मात्र 3 महीने की सरकार बने हो गया और उसके खिलाफ जिस विधायक ने समर्थन दिया था वो उनके खिलाफ खड़ा होकर उस सरकार को उसकी गलत नीतियों के लिए विधानसभा में बोलने लगा। आप सबके लिए, किसान के लिए, मेरे इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए, मेरे इस प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए, मेरे इस प्रदेश में हो रही लूट के लिए मेरे को बहुत समझाया लोगों ने कि क्यों सरकार से पंगा लेता है। सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है, तुझे 1 मिनट में मसल के रख देगी। लेकिन मेरी आत्मा ने गवारा नहीं किया। मैं एक ईमानदार फौजी का बेटा था, उस फौजी का बेटा जिसने अपनी जिंदगी के 35 साल इस देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर गुजारे हैं। आज मेरे देश के अंदर बैठे ये दुश्मन मेरे इस देश और प्रदेश को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ मैं चुप ना रोक सके अपने आप को। और मैंने उस दिन से बदल अपना बिगुल बजा रखा है। और मैं जो विधानसभा में खड़ा होता हूं, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े राजघरानों के युवराज जिनके दादा परदादा मुख्यमंत्री, मंत्री, देश के प्रधानमंत्री तक बढ़ते आए हैं, जब ये फौजी और किसान का बेटा विधानसभा में खड़ा होता है तो उनकी पिंडी कांपती है, मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं या बंदूक लेकर नहीं जाता उस विधानसभा में। मेरी ताकत है मेरी सच्चाई और आप सबका आशीर्वाद। मैं आपके लिए बोलता हूं, आपके बेटों के लिए बोलता हूं, इस प्रदेश के हो रहे बदहाली के लिए बोलता हूं जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर मैंने अपने हल्के के लोगों से बात की। मैंने महसूस किया कि मैंने आप सबकी आवाज उठाने में ये बलराज कुंडू तो अकेला पड़ जाता है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है इस विधानसभा। फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं इस प्रदेश को जगाने निकलूंगा और इस प्रदेश के लोगों को बताऊंगा सच्चाई कि नेता जिनको आप चुनकर भेजते हैं इस विधानसभा में बैठकर ये आपके बच्चों की बात नहीं करते, उसकी चिंता नहीं करते हैं, ये अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनके लिए संपत्तियां कैसे इकट्ठी करता है, उनको आगे मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए उसके ऊपर चिंता करते हैं। आज मेरे प्रदेश का युवा आपके बेटे, आपके पोता पोती, आज ये हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। हमारे बच्चों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो बेरोजगारी से मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित और पीड़ित हैं कि वो नशे की तरफ जा रहे हैं, वो अपराध की तरफ जा रहे हैं। उनकी पीड़ा मेरे मन में। मैंने अपने हल्के के लोगों को इकट्ठा किया, उनसे इजाजत मांगी। अगर आप कहते हो तो मैं इस प्रदेश को जगाने के निकलूं, मुझे वह दर्द होता है उस विधानसभा में जब देखता हूं ये नेता, ये मुख्यमंत्री, पूर्व पहले के मुख्यमंत्री, ये वहां जुमलेबाजी, शेरो शायरी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का। बाहर देखते हैं कि वो उसके खिलाफ बोलता है, अंदर बैठ के इकट्ठे एक थाली में खाते हैं। मैंने उनकी असलियत को देखा वहां, कितना बेवकूफ बनाते हैं ये
इस प्रदेश की भोले भाले लोगों को। उनकी सच्चाई बताने का निर्णय मैंने जब अपने लोगों को कहा तो मेरे लोगों ने, मेरे हल्के के मेरे परिवार ने मुझे इजाजत दी कि आप निकलो इस हरियाणा को करने के लिए, इस हरियाणा को जगाने के लिए। तो मैंने, आपने देखा होगा, वो व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा निकाली पूरे प्रदेश में। उधर बॉर्डर से चालू की थी, पहली बार वो बॉर्डर देखा था मैंने। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आपका विधायक भी मुझे कहता था, मैं कुंडू साहब ईबकाल से मुख्यमंत्री बन के ही जितेगा। फिर बोला क्यों पंगा ले लिया बड़े भाई, रहन देश का चक्कर में ना पड़ और अपनी एमएलए गिरी कर ले। तो मेरे ऊपर तरह तरह के कटाक्ष करते थे। लेकिन आपने देखा होगा वो अकेला चला था बलराज कुंडू, और वो कारवां बनकर पूरे प्रदेश की यात्रा को निकालने का काम। सुबह से शाम तक पैदल चलता था, ओरिजिनल और लाइव चलता था। यात्रा और भी लोग निकाल रहे हैं, सुबह फोटो खिंचवा ले और शाम में फोटो खिंचवा ले। मैं पूरे दिन पैदल चलता था, 40 किलोमीटर के करीब एवरेज रोज चला। और ये परमात्मा की कृपा रही कि हमने 27 दिन में 780 किलोमीटर की उस यात्रा तय करके हरियाणा के अंदर नया इतिहास रचा। और लोगों से जो व्यू लिए, लोग इतने परेशान हैं कि सारी पार्टियों को देख चुके हैं, हर किसी पार्टी की लूट को देख चुके हैं। मैं आपसे भी पूछता हूं कि छोटा देवीलाल आपके बीच में आया था, आपने वोट अमरजीत को नहीं दे रखी, छोटे देवीलाल को दे रखी। ये बूढ़िया बात बात पुचकारें थी, ओहो मैं हूं तेरी दादी, मैं तेरा दादा, कोई बात ना, छोड़ दिया तो। और ऊपर हाथली होड़ लाग रही थी पुचकारण की, बोले हम देखांगे नु करांगे, ठोक दिए ढोल तुमने सारे। जमुना पार भेजने की बात करता था भाजपा को, बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देने की बात करता था, आपके बच्चों को रोजगार देने की बात करता था, युवाओं को, जो मेरे साथी बैठे हैं पीछे सरपंच बनने वाले थे, उनको बड़े बड़े सपने दिखाता है। मैं बढ़ जाएगा, सारे ठाट कर दूंगा, तब सरपंच आगे न्यू काम करियो, न्यू काम करियो। सबसे पहले उसने वो छोटा देवीलाल ने इन नगर लगाम का सीन हो सकता। पहले तो 1.5 साल की वहां रैली काट दी, आगे छक लिए घर लुटा लुटा कर न लोगों ने इनका वो हाल कराया। अगर 1.5 साल तक इन्हें काटना, ऐसी चाबी लाएगी, वो चाबी ले रहा है, उसका निशान भी चाबी है, वो ऐसी चाबी का ताला लावा कि मानस चक्कर काटता रहता है। ऐसे ये मेरी बहनें बैठी हैं, आशा वर्कर, इनको बड़ा बड़ा नाम देते थे ये भाजपा और जसपा वाले। भाई उस काल में, कोरोना काल में, इनको बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े उस अखबार में देते थे, इनको ये इनाम देंगे, इनको वो इनाम देंगे। और आज ये सड़कों पर बैठे, प्रदेश का हर वर्ग युवा आज सीईटी को क्वालिफाई करवाने के नाम पर सड़कों पर धक्के खा रहा है। नर्सिस बैठी हैं, डॉक्टर बैठे हैं, मास्टर बैठे हैं, कलरक बैठे हैं। प्रदेश का कोई ऐसा कर्मचारी नहीं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे। ऐसी है ये सरकार, जसपा और भाजपा की, ये लुटेरों की, ठगबंधन की सरकार, इस प्रदेश को लूट लिया। आपके उस छोटे देवीलाल ने तो कहता था किसान की आय दुगनी करूंगा, और जब थारा लाठी लाग रही थी जब कहा था ये बिल वापस नहीं होया कर, न्यू कहा करते ना, प्रधान जी बैठे सारे प्रधान जी यही कहा करते ना, अगे बिल वापस नहीं होया करते। बाबू तड़के कि मैं स्टेटमेंट दे छोरा राजकुमार पूछते हैं, अरे को छोटला राजकुमार उसका बेराना कि मैं कह देता कि मैं कह देता। अब आपको उसकी असलियत का पता लग गया होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में आया हूं एक पीड़ा और टीस लेकर, आपके बेटा बेटों की चिंता करके, किसान की बदहाली की चिंता लेकर, इस गरीब के साथ हो रही शोषण की लेकर, इस लूट और भ्रष्टाचार की आपको जगाने आया है ये बलराज। जब तक आप विधानसभा के अंदर बलराज कुंडू की सोच के 50-60 विधायक नहीं बना के भेजोगे जो आपके अपने बेटे हों, जो गरीब किसान मजदूर के बेटे हों, जिसको उस दर्द का पता हो कि किसान की तकलीफ क्या होती है, जिसको ये मालूम हो कि बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, जिसको ये मालूम हो एक गरीब के घर में चूल्हा कैसे जलता हो,
जिसको ये तकलीफ हो, जब तक ऐसे किसान मजदूर गरीब के बेटे जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान और ईमानदार हों, जो ना बिकाऊ हों, ना डरने वाले हों, ना झुकने वाले हों, जब तक आपके ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे वकील आप चुनकर नहीं भेजोगे, आपका भला नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूं ये भगवान भी इशारा कर रहा है आपको। आज तक का इतिहास, जब भी मैंने कोई रैली करी है तो भगवान ऐसे ही ठंडा काम कर देता है। ये इतिहास पूछ लो मेरे बहन वालों से। तो ये भगवान भी आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि अब की बात ठंडी नजर करके इन दुष्टों से अपने बच्चों को बचा लो। ये कहने आपके बीच में आए हैं। ये राजनीतिक दल ये सिर्फ इसलिए है कि अपने बेटों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये आपके बीच में आए बड़े बड़े नेता, तो एक सवाल कर लेना, ये है राजकुमार, ये बता तेरे बाप दादा ने कौन सा बिजनेस किया था जिसके कारण तू हजारों हजारों करोड़ के महलों में रहता? कहां से आया वो पैसा? कई कई हजार करोड़ रुपए के होटल संपत्तियां आपने देश में विदेश में खरीद ली। कहां से आया वो पैसा? कौन सा बिजनेस चलता तेरे बाप का, तेरे दादा का, जिससे ये पैसा कमाया? कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। वो पैसा आपका लूटा हुआ, इस प्रदेश का लूटा हुआ पैसा है। ये समझाने आपके बीच में आया। आपने देखा होगा कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर बनाया गया। 9 मुकदमे ये कमाई है मेरी एमएलए बनने के बाद। मेरे ऊपर रेट डाली, इनकम टैक्स की रुपी सारी, मुझे हर तरह से हरास किया गया, मेरे भाइयों को अंदर कर दिया गया। लेकिन बलराज कुंडू जो विश्वास और आशीर्वाद मेरे महम की जनता ने, मेरी महम की मेरी माताओं ने, बहनों ने और बुजुर्गों ने मुझे दिया था, उसके साथ गद्दारी नहीं की। मैं सीना तान कर उनके हक के लिए उस विधानसभा में उनकी आवाज बुलंद करता रहा। उन्होंने मुझे मंत्री बनाने की ऑफर दी, मंत्री बना देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कैसे बन जाता उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें किसान को बर्बाद करने के कानून बनते हों। मैं कैसे बन जाता उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें मेरे इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार खत्म करने की नीतियां बनती हों। मैं कैसे बन जाता उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें गरीब को बर्बाद करने की नीतियां और कानून बनते। मैंने ऑफर ठुकरा दिया और आज तक उसी सच्चाई और ईमानदारी के साथ उस महम की जनता का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, उनका प्रहरी और बेटा बनकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करता है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं चाहता तो गोपाल कांडा की तरह हजारों करोड़ रुपए कमा सकता था। मैं कॉलोनियां काटता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता, मेरा धंधा यही है। लेकिन मैंने अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखा। राज्यसभा की वोट डालने के लिए मुझे 40-40 करोड़ रुपए, 50-50 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई। रात को मुझे एक मंत्री महोदय लेने आए कि एक बार चल पड़ो, मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। उसका मैं सम्मान करता था, बुजुर्ग, मैं उनके साथ चला गया। रात को 1 बजे, अगले दिन राज्यसभा की वोट डालनी थी। मेरे को कहा गया, भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वोट हमें दे दो कुंडू साहब, आप आधे घंटे में बताओ गुड़गांव का कोई एड्रेस, आपके घर पे 50 करोड़ रुपए भिजवा देते हैं। मैं हंसा और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, आपने गलत बोली लगा दी, ये बिकाऊ माल नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये महम का ताकत है, महम की आवाज है, मेरे महम के, मेरे परिवार की वो विश्वास और ताकत है। आप इसकी बोली नहीं लगा सकते, इसको खरीदने की हिम्मत आपके अंदर है। मैंने उनको एक सवाल किया, फिर मैं कहा मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो मुख्यमंत्री जी, एक कारण बता दो जिसकी वजह से मैं आपको अपनी वोट डाल दूं, मैं फ्री में वोट डाल दूं। मैं कहा एक कारण ये बता दो कि मैंने ये काम ऐसा किया अच्छा, और जिसकी वजह से आप मुझे वोट डाल दो। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, मुंह बंद हो। और मैं राम राम करके उठ के आ गया, मैं चलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है, तो मैं आपको इसलिए कहने आया हूं, जब तक आप अपने बीच के अपने बेटा बेटी जो आपके उस दर्द को जानते हो, किसान मजदूर के बेटे हों, पढ़े लिखे हों, ऊर्जावान हों, जो गुलाम ना हो किसी के, जब तक ऐसे
कैसे अपने बेटा बेटी, जब तक बलराज कुंडू की सोच के जो राजनीति सिर्फ जन सेवा की सोच लेकर एक दृढ़ संकल्प लेकर करने का इरादा रखने वाले हों, तब तक आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता। आपके बच्चों की वो टीस और पीड़ा, किसान मजदूर की पीड़ा लेकर मेरे दिल में वो पीड़ा है, वो दर्द लेकर मैं इस राजनीति में आपको जगाने आया हूं और आपसे मांगने आया हूं, ऐ दुलाना वालों, एक बलराज कुंडू यहां से भी मुझे दे दो ताकि हम आपकी लड़ाई लड़ सके उस विधानसभा में। इसलिए आया है ये बलराज कुंडू। तो क्या आप वादा करते हो अब की बार जुलाना से एक बलराज कुंडू देने का काम करोगे? बताओ, दिल से बताओ। एक बलराज कुंडू महम यहां जुलाना से देने का काम करोगे ना? किसी नेता के उसके गुलाम में कोई गुआंडी और जात पात के नाम से, गोद के नाम से नहीं, उसको अपना सेवक मानकर, उसका विजन और सोच देखकर क्या वो इस काबिल है कि नहीं कि आपके लिए लड़ सके? क्या वो वाकई में ही अपना घर भरने की सोच लेकर तो राजनीति नहीं कर रहा? इस राजनीति को बिजनेस समझ के तो राजनीति नहीं कर रहा? जो आपके लड़ने के लिए आपका दर्द लेकर जिसके सीने में हो, ऐसा बेटा चाहिए, वो मांगने आपके बीच में आया है बलराज। श्याम ने जब सोचना जरूर मेरी बात को कि वो मैं हमारा बलराज कुंडू जो कह के गया है वो सच है कि गलत। मैं वादा करता हूं आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के देखोगे तो आपकी अंतरात्मा आवाज देगी कि बलराज कुंडू जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। इसी बात की पीड़ा को लेकर मैंने इस प्रदेश के लोगों से और अपने हलके के मेरे परिवार से पूछकर मैंने इस पार्टी का गठन किया है, हरियाणा जन सेवक पार्टी, हजपा के नाम से। इस हजपा में गुलामों को टिकट नहीं दी जाएगी, इसमें किसान मजदूर के बेटों को टिकट दी जाएगी जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान, जिनका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ आपकी सेवा करने का होगा, जो सिर्फ इस बिजनेस को, इस राजनीति को बिजनेस ना समझ के सिर्फ सेवा का माध्यम समझकर इस राजनीति में आएंगे, पढ़े लिखे विद्वान और ऊर्जावान होंगे, ऐसे युवा चेहरों को। क्योंकि ये राजनीतिक दल अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देते हैं, ये किसी पढ़े लिखे ईमानदार और किसान मजदूर के बेटे को मौका नहीं देते। इस समाज के ऐसे किसान मजदूर के बेटे जो पढ़े लिखे, जो राजनीति करना चाहते हैं लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनको इस राजनीति में लाने के लिए मैंने इस मंच का गठन किया। मुझे सारी पार्टियां टिकट देने को तैयार हैं, कांग्रेस मुझे टिकट देने को तैयार है, आप पार्टी मुझे अपना सुप्रीमो बनाने को तैयार है, भाजपा मुझे टिकट देने को तैयार है, लेकिन मैंने सब देख लिया, इस सब का अंदर खाता एक ही माल है। ये बाहर से लेबल अलग है, सब अंदर से वही है। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मैं संघर्ष करूंगा और आखिरी सांस तक करूंगा और अपने प्रदेश के लोगों के लिए करूंगा और नई पहचान के साथ करूंगा। और उसके लिए मैंने निर्णय लिया, ये पार्टी बनाकर 1 नवंबर को ये जींद जिला जो हरियाणा प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, 50 साल से अगर इतिहास में देखेंगे, इस जींद जिले की भागीदारी सरकारों में सबसे ज्यादा रही है। आज भी जींद जिले के 4 एमएलए मंत्री आपके जींद के हैं, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका विधायक यहां वो सरकार का विधायक है। ये खड़ा आपके सामने, ये महम का विधायक रोज सरकार को गालियां देता है, एक विपक्ष का विधायक है। आप कभी यहां से मेरे हलके में टर्न कर देना, जिस दिन जहां से मेरा बॉर्डर पे मेरा हलका शुरू होगा, आपको महसूस हो जाएगा कि महम आ गया है, आपसे बहुत बढ़िया सड़क मेरे महम की है। क्योंकि विधानसभा के अंदर आप देखते होंगे, उस सड़क मंत्री की रेल बना दूं, मैं मजबूर कर देता हूं मेरे काम करने के लिए। देखे होंगे आपने, अभी भी देखे होंगे। तो आपके हलके का जो राज्य का मंत्री, जो सरकार का एमएलए है, उससे बढ़िया सड़कें मेरे महम की मिलेंगी आपको, ना तो जाकर देख लेना। आप ये बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, बहुत भाई सरपंच साहब गलत तो ठीक हूं, आड़ा जानते होंगे, प्रमाणिक करना इसमें जानते होंगे, जहां बॉर्डर आएगा वहां से अलग सड़क भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं वहां बोलता हूं, गूंगा बहरा बनकर वहां चुपचाप नहीं बैठा रहता। तो इसलिए आपको ये कहने आया हूं, ये जींद जिला इस प्रदेश के इतिहास का सेंटर है, दिल है सेंटर में।
इस दिन से मैं आगाज करने के लिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वो हरियाणा जो बना था, आज वो मेरा प्रदेश का 36 बिरादरी के लोग त्रास में और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज मेरा वो प्रदेश लहूलुहान है। इस 1 नवंबर 2023 को नए हरियाणा की नींव रखने का निर्णय लेकर मैंने जींद में रैली रखी है। उसका निमंत्रण देने आपके बीच में आया है। मैं आपसे कहने आया हूं, मैंने रैली पार्टी मैंने मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, आपके